जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। पेन कहाँ है? अच्छा यहाँ। चलिए, तो कल 10 कदम नहीं चला था, तो आज कल और आज दोनों को मिला करके करेंगे। थोड़ा सा ये चुनाव का माहौल है तो आप लोग भटक रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे लोग अब इधर उधर चुनाव की बातें करने लगे हैं। मना करने के बावजूद भी मतलब मूड माहौल ऐसा है। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में, चलिए ये भी ठीक है, लेकिन इस मूड माहौल के बीच में अपना लक्ष्य से नहीं भटकते रहना है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे, ठीक। या तो राजनीति में इन्वॉल्व होना है तो पूरी तरह से हो जाइए आप, ठीक। क्योंकि अच्छे लोग, आप जैसे अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो हम दोषी देते रहेंगे, फलाना नेता ऐसा किया, ढिमाका नेता ऐसा किया, वैसा किया। तो कुछ ना कुछ गलती हम लोगों की भी होती है भाई। तो प्रैक्टिस, इसलिए ये आपका 10 कदम शुरू किया गया है कि आप प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहें। आप थोड़ा बहुत 1-2 घंटा भी अगर लगे रहेंगे और खुद से 2-3 घंटा करते रहेंगे, 4 घंटा अगर डेली खुद के ऊपर दिए तो कम से कम भूलने ना पाएगा, टच में आप जरूर रहेंगे। क्योंकि एक बार जब कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है तो फिर कंटिन्यू होने में काफी टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो 3-4 बाकी आपके बैचेस तो मैं रोज ही बता रहा हूं। निःशुल्क पढ़ना है तो उसके लिए एकलव्य बैच है। टाइम लेके पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है तो आपका 2 साल से ज्यादा इसका होता है। वैलिडिटी फाउंडेशन बैच करना है। इस बार के लिए जैसे EMRS की वैकेंसी आ रही है, DSSB का आपका एग्जाम होना है, BPSC का एग्जाम होना, तो इस साल मतलब 2024 में अगर एग्जाम देना है तो आपका टारगेट नौकरी बैच है जो 3-4 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक, टाइम कम है, लाइव क्लास नहीं कर सकते हैं, तो आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं, TGT, PGT, LT ग्रेड, इन सब का। साथ ही साथ आपका अन्य राज्य के लिए चंडीगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, इन सब के लिए भी बैचेस आपका अवेलेबल है। चलिए, तो इंफॉर्मेशन की सेवा समाप्त हुई। अब आते हैं मुद्दे की बात पे और भी क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर UKLT के लिए अगर आपने वहां रजिस्ट्रेशन पहले से करा रखा होगा तब तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, लेकिन पहले से अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो ऑफिस है उसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, तब भर सकते हैं आप। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया, उम्मीद करते हैं सब लोग बता देंगे। माना एक n भुजाओं वाली समबाहुभुज के शीर्षों को मिला करके बनने वाली सभी संभव त्रिभुजों की संख्या Tn है। यदि T ऑफ n+1 माइनस Tn बराबर 10 है तो n का मान क्या होगा? तो n का मान क्या होगा ये आपको बताना है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चंस है, उम्मीद करते हैं आपको आंसर्स भी याद होगा। तो यहां पर क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 7, 5, 10 और 8, मतलब n साइड्स का पॉलीगॉन है। n साइड्स का पॉलीगॉन है, उसके वर्टिसेस को मिला करके हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना बनता है? Tn। और गिवन है T ऑफ n+1 माइनस Tn इज इक्वल टू 10 है, तो n की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो ये हम लोग जानते हैं, पॉलीगॉन में जितने साइड्स होंगे उतने वर्टिसेस भी होंगे, उतने मतलब जितना किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती उतनी शीर्ष भी होती है। तो n भुजा का बहुभुज है मतलब n शीर्ष है, यानी n बिंदु है हमारा। और एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदुओं की कम से कम जरूरत होती है, ठीक। तो क्या होगा? Tn हमारा क्या हो जाएगा? Tn हमारा क्या हो जाएगा? NC3। पूछ क्या रहा है? Tn+1 माइनस Tn बराबर कितना? 10, यानी n+1C3 माइनस NC3 बराबर 10। बाकी अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से बढ़िया ऑप्शंस में रख करके देख लें हम, ठीक। तो 8C3 माइनस 7C3 करेंगे तो ये 10 के बराबर नहीं आएगा। 5 रखेंगे तो 6C3 माइनस 5C3 करेंगे तो 6C3 कितना होगा? 6 गुना 5 गुना 4/6 यानी कि 20, और 5C3 कितना? 10, यानी 10 आ जाएगा। बाकी हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमारा, ठीक। बिना उसके ही
ऑप्शन से कर लेंगे तो ज्यादा जल्दी आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी पहले का, जो कि बहुत लोगों ने बताया है और बताना भी चाहिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार ही एग्जाम में पूछा हुआ है हमारा। 5 एकदम सही। 3 लोग दिए हैं, वीएल मौर्य साहब दिए हैं, नरेंद्र कुमार जी दिए हैं, मैथ उपाध्याय दिए हैं, लक्ष्मी चौहान भी दिए हैं, ठाकुर अनिरुद्ध सिंह जी दिए हैं। वेरी चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। यदि z एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिसका मापांक 1 इकाई है तथा कोणांक थीटा है, कोणांक क्या है? थीटा है, तो कोणांक 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार बराबर किसके? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। मैग्नी मतलब क्या? यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जो कोणांक, कोणांक मतलब क्या? एम्पलीट्यूड जो है हमारा वो कितना है? थीटा के बराबर है। तो 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार का एम्पलीट्यूड कितना होगा या आर्गुमेंट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा और पाई माइनस थीटा। अरे वाह, आज तो सबको याद वाला क्वेश्चन मिल रहा है। वेरी गुड। हाँ, प्रीवियस ईयर्स वाले तो आप लोग तुरंत बता देते हैं जो पहले आया हुआ है, लेकिन नए क्वेश्चंस में अटक जाएंगे, अटक जाते हैं। चलिए तो इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट तो कर रहा हूं सीवीजी। मापांक मतलब मॉडुलस, कोणांक मतलब एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। सी नंबर, वेरी गुड। तो जेड हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर पूरा सॉल्व करें तो 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा आ जाएगा हमारा। ठीक, अब 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 आई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कितना? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 आई साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये जो मिल जाएगा ये क्या सॉल्व हो करके? कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 हमारा। इसको हम चाहें तो ई पर पावर आई थीटा बाई 2, इसको ई पर पावर माइनस आई थीटा बाई 2 यानी ई पर पावर आई थीटा आ जाएगा। तो ई पर पावर आई थीटा है तो थीटा ही इसका क्या हो गया? आर्गुमेंट हो गया हमारा। तो इसका भी जेड का आर्गुमेंट थीटा है, तो 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार भी क्या होगा? उसका भी आर्गुमेंट थीटा ही। जेड ये है तो जेड बार कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो जेड की जगह कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रख दिया, जेड बार की जगह कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रख दिया हमारा। समझ में आई बात ये सबके, या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। क्लियर है ये सबका? जल्दी से एक बार बताइए, ये समझ गए सब लोग या कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बताओ, देखो और टिक लगाओ अगर पहले से। और ये सब होना भी चाहिए क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ चुका और भविष्य में भी कई बार पूछे जाने की संभावना है। सी नंबर एकदम सही, एकदम सही। चलिए क्वेश्चन 3, ये भी दिखाया क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर बता देंगे। ए बी सी डी एक ऐसा समतल चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी तथा सी डी समानांतर है, बी सी परपेंडिकुलर टू सी डी है, कोण ए डी बी थीटा है, बी सी का मान पी है, सी डी का मान क्यू है। ठीक, तो ए बी किसके बराबर है? मतलब ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम in which AB and CD are parallel. AB and CD are parallel and BC and CD perpendicular. एंगल ADB थीटा, BC का मान P है, CD का मान Q है, तो AB किसके बराबर है ये पूछ रहा। तो AB का लेंथ इसमें से किसके बराबर है ये पूछा जा रहा। देखें इसको कौन बताते हैं भाई? देखें इसको कौन बताते हैं?
जल्दी से एक बार बताया जाए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन बताते हैं? जल्दी से देखा जाए, जल्दी से बताइए। नरेंद्र कुमार सर जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और लोग बताएं भाई क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर में लेट लोग कर रहे हैं। इसके आंसर में सी नंबर, महेंद्र स्टडी पॉइंट सी नंबर बताए हैं। और लोग भी जल्दी से बताइए, और लोग भी जल्दी से बताएं। लक्ष्मी चौहान जी बी बता रहे हैं। लक्ष्मी, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे कि नहीं समाज का कुछ और भला हो जाए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो क्लास कभी बीच में लगती है तो उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या कह रहा है? ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा, ये हमारा क्या, ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है। ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। और ए बी जो है बी सी के परपेंडिकुलर, ये दिया था ना। ए बी और सी डी पैरेलल है, बी सी जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। अब इसका लेंथ P दिया है, इसका लेंथ Q दिया हुआ है, ठीक। तो ए बी हमसे पूछ रहा है। अच्छा कैसे बता दें, ये मान लो, ये मान लिया, चल ऐसे भी करा ले। ए बी, अच्छा क्यों करे, ऐसे भी तो हो जाता है ये। चल तो यहां पे ये P है, ये Q है, ये एंगल जो है वो क्या है? थीटा है। ये एंगल थीटा, तो ये मान लिया कि अल्फा है, माना, ये दिया नहीं है, अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। तो इस एंगल की बात करेंगे तो क्या होगा? पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। क्या होगा? पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा हमारा। अब ये बात करें तो बी डी कितना होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमारा, ठीक। अब ट्रेंगल लें, ट्रेंगल बी सी डी एंड, या ए बी निकालना है ना, तो ए बी डी में लिया जाए तो क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, ट्रेंगल क्या होता है? साइन रूल जो होता है, कोई भी किसी भी ट्रेंगल में साइड्स और सामने वाले साइड्स का जो, सॉरी, एंगल का साइन जो होता है वो सेम रेशियो में होता है। तो ये ए बी के सामने एंगल थीटा है, तो ए बी बाई साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी बाई साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा हमारा। तो ए बी बराबर कितना? बी डी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा। अब यहां से कर लें तो ये क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। अब यहां से अगर हम बात करें तो ट्रेंगल BCD में, BCD में अगर बात करें तो ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो साइन अल्फा जो हो जाएगा वो P अपॉन रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और कॉस अल्फा जो हो जाएगा बेस Q अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू रख दे तो क्या मिल जाएगा हमें? रख देंगे तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा में क्या है? Q, तो Q साइन थीटा और P साइन कॉस थीटा। P हमारा कितना? कॉस थीटा। मतलब इसमें कॉस अल्फा की वैल्यू Q अपॉन रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रख दिया, साइन अल्फा का वैल्यू P अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो क्या मिलेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा प्लस P कॉस थीटा। ये ए बी का लेंथ आएगा। अब देखें कौन सा है?
क्या है भाई, पी स्क्वायर साइन थीटा इसमें है, क्यू साइन थीटा, पी कॉस थीटा आया क्या है, पी कॉस थीटा क्यू साइन थीटा। अच्छा, क्यू साइन, ऑप्शन नंबर ए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा, ये आया था ना, पी कॉस थीटा क्यू साइन थीटा, पी कॉस थीटा क्यू साइन थीटा। ऑप्शन नंबर ए ही आया, ऑप्शन ए ही आ गया है। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार देख लीजिए, कहीं डाउट है तो बताइए। ए वाला ही आ चुका है, जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। जल्दी से एक बार बता दीजिए, सॉल्यूशन आपका सामने लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो भी बता दीजिए, जल्दी से बताएं प्लीज। सर मेरा नाम मुनीब कुमार प्रजापति जी है। ओके मुनीब जी, अच्छा यहां नाम बदले हुए हैं, मुनीब प्रजापति जी, यहां आईडी में नाम बदला हुआ। जल्दी से एक बार बताएं, क्लियर है स्टडी पॉइंट? चलिए गोविंद गुप्ता जी, अगले सवाल की ओर बढ़ें। यदि P बराबर कह रहा है मैट्रिक्स 1 1 2 अल्फा 3 4 3 3 4, एक 3 क्रॉस 3 अवयव ए का सहखंडज है, ए के सहखंडज का अवयव है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर 6, सहखंडज मतलब क्या हुआ हमारा, कोफैक्टर, मतलब 3 क्रॉस 3 का ए कोई मैट्रिक्स है, उसके कोफैक्टर्स, सहखंडज मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर, कोफैक्टर्स का जो है मैट्रिक्स ये है हमारा, और ए का डिटर्मिनेंट्स अगर 4 है तो अल्फा किसके बराबर है, तो अल्फा किसके बराबर है ये पूछ रहा। पहला है 4, दूसरा है 11, तीसरा है 5 और चौथा है 0। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ए कोई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए के डिटर्मिनेंट्स ए के, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स का, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बना जो मैट्रिक्स है वो क्या है, पी दिया हुआ है हमारा। ए का मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 4 है, तो अल्फा किसके बराबर है ये पूछ रहा है, तो अल्फा किसके बराबर है ये पूछ रहा है हमारा। जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा, जल्दी से एक बार देखें कौन बताते हैं। लौंग, शिखा रानी लौंग है सर, अच्छा तो लौंग है तो चलिए इसको इलायची हम बनाते हैं, लौंग है तो इसका इलायची भी बनाया जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पी यहां कितना होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पी की बात करें तो ये कितना होगा, 1 1 2 अल्फा 3 4 3 3 4, यानी कि कितना 1 अल्फा 3 1 3 3 और 1 सॉरी क्या कर दें, 1 1 2 अल्फा -3, या इसमें से इसको घटा देना तो 0 आ जाएगा। अल्फा 3 4 3 माइनस अल्फा 0 0 हमारा, यानी ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस अल्फा 4 माइनस 6 माइनस 2, यानी 2 अल्फा माइनस 6। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना दिया है 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो 2 अल्फा बराबर 22, तो अल्फा का मान कितना 11, अल्फा का मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा हमारा, अल्फा का वैल्यू क्या 11, क्योंकि क्या होता है, मतलब यहां पर P जो है वो P कितना होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ P मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर n-1। एडजॉइंट जो बनता है कोफैक्टर से बने एलिमेंट का ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर से बने एलिमेंट्स का ट्रांसपोज होता है हमारा, तो चाहे हम कोफैक्टर से बने डिटर्मिनेंट्स का लें, चाहे उसके एडजॉइंट उसके ट्रांसपोज का लें, उससे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जितना डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है
उतना ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ इसके ट्रांसपोज का भी होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। ठीक, तो अल्फा का वैल्यू जो होगा वो 11 के इक्वल होगा, अल्फा का वैल्यू जो होगा वो 11 के इक्वल। हाँ एकदम सही बोला, डिटर्मिनेंट्स ऑफ p इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a स्क्वायर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ p इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a स्क्वायर होगा। क्लियर है सर? कब डिडक्ट करेंगे कि किसका कुछ रूल? अरे यहां रूल क्या है, साफ साफ तो यहां दिया है, सहखंडज का कह रहा, कोफैक्टर्स का कह रहा। तो कोफैक्टर से बना क्या होता है, ऐसे 3x3 ऑर्डर का है तो डायरेक्ट भी फार्मूला, डायरेक्ट भी फार्मूला है कि डायरेक्ट भी। अब ये प्रॉपर्टीज तो याद रखना पड़ेगा ना, बिना प्रॉपर्टीज याद रखे कैसे काम चलेगा? अरे मेरे भाई मान लो कि a कोई डिटर्मिनेंट्स है हमारा, ये a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 हमारा। ठीक, अब यहां p जो दिया हुआ है वो क्या दिया, इसका कोफैक्टर, मतलब कि C11, C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C32 और C33 दिया हुआ है हमारा। मतलब इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बना जो मैट्रिक्स है वो क्या है, P है हमारा, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ P है हमारा। ठीक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ P दिया हुआ है। अब ये P जब दिया हुआ है मेरे भाई, तो एडजॉइंट किसको कहते हैं, इसी को पलट दें, इसी को पलट देंगे तो ये क्या होगा, एडजॉइंट हो जाएगा हमारा। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जब लिखेंगे तो ये क्या होगा, इसी को C11, C21, C31, C12, C22, C32 और C13, C23 और C33, यही होता है ना। ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हो जाएगा हमारा, जिसको परिवर्त कहते हैं हिंदी में हमारा। तो इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कहें चाहे इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कहें, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटर्मिनेंट्स भी ये प्रॉपर्टीज है ना, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलने से डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। ठीक, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए ही तो हुआ, इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ पी बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्लियर है सर? प्रणाम सर, आपकी कृपा से मेरा MP वर्ग 1 में सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सो मच सर। ज्वाइनिंग के बाद मिलने आऊंगा। बहुत बहुत बधाई हो विपिन जी, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई आपकी, आपको, आपकी सफलता के लिए। लेकिन यहीं रुकना नहीं है, एक संतोष नहीं है, एक पड़ाव है, इसको मंजिल मत मान लीजिएगा। बस सलाह यही है, इसको मंजिल नहीं मानना है। चलिए, क्लियर है सबका? अब सबके समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है? राज कनौजिया जी बोले समझ में नहीं आया। अब तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा कि अभी भी तकलीफ दे रहा है ये सवाल। एक एक करके पूरा ऑपरेशन कर दिया हमने इसका। समझ में आई बात ये कि अभी भी दिक्कत है? जल्दी से बताएं भाई, तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ें, तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। चलिए, क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू 0 टू x मॉड ऑफ t dt, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पर रेखा y बराबर 2x के समानांतर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा x अक्ष पर बने अंतखंड बराबर हैं। ठीक, मतलब इस कर्व पर, ये कर्व है हमारा, ये कोई वक्र है हमारा, इस वक्र पर इस रेखा, इस लाइन के पैरेलल लाइन टेंजेंट खींचा गया, इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट खींचा गया है हमारा। अब उस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट पूछ रहा है इस, ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू, सॉरी, टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन, y इज इक्वल टू 2x टू द कर्व y 0 to x mod of t dt। ठीक,
एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट +-1 +-2 +-3 +-4 क्या होगा इसका आंसर, ये बताना है। जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताया जाए क्या होगा। अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन इसका आंसर बताते हैं। अच्छा क्या, बहुत कठिन तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। जल्दी से एक बार बताया जाए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या देते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं प्लीज। वीएल कोई नहीं बता रहे हैं। इसके पैरेलल तो टेंजेंट मतलब क्या, dy बाई डी एक्स, तो यहां dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स मत कितने, अब ये टेंजेंट का स्लोप है, इसके पैरेलल है यानी कि 2 हमारा, तो मॉड ऑफ एक्स बराबर 2 है, तो एक्स बराबर कितना, +-2 हो गया हमारा। ठीक, अब x का मान 2 जब लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 to t मॉड ऑफ t dt, यानी 0 to 2 t dt। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, और x का मान जब -2 लेंगे तो y 0 to -2 मॉड ऑफ t यानी -t dt आ जाएगा। तो इसको हम -2 to 0 t dt फिर लिख सकते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा ना, टी स्क्वायर बाई 2 0 to -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 हमारा। अब कह रहा है कि टेंजेंट पूछ रहा, क्या कहा जा रहा, टेंजेंट पूछा जा रहा, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, y -2 to x -2, y बराबर 0 रख देंगे तो -2 बराबर 2x -2, यानी -1 बराबर x -2, तो x का वैल्यू कितना, 1 आ जाएगा। दूसरा y +2 2x +2 हमारा, अब यहां y की वैल्यू 0 रख देंगे तो 1 बराबर x +2, x बराबर कितना, -1, तो 1 और -1, 1 और ऐसे पहले वाले से ही मिल गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर होगा +-1। क्या पूछ रहा है, टेंजेंट का x का वैल्यू नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक, x का वैल्यू पूछ रहा है इसके पैरेलल जो इस कर्व का टेंजेंट है, इस रेखा के समानांतर इस वक्र की जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, उस टेंजेंट का x इंटरसेप्ट कितना है, x अंतःखंड कितना है, वो पूछा जा रहा है। ठीक, तो मॉड ऑफ x बराबर 2, आंसर कहां से आ जाएगा, मॉड ऑफ x बराबर 2, ये तो टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो टेंजेंट का स्लोप थोड़ी पूछ रहा मेरे भाई, टेंजेंट का स्लोप तो 2 ही होगा हमारा। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट +-2 आया, लेकिन यहां x इंटरसेप्ट पूछ रहा है मेरे भाई, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। समझे सब लोग या दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताइए। तो पहले हमने x मॉड ऑफ x बराबर 2, तो x का मान +-2 हमारा, तो अब y कोऑर्डिनेट भी तो निकालना होगा, टेंजेंट का स्लोप हमें 2 मिल गया। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना, तो खाली स्लोप से थोड़ी काम चलेगा, स्लोप के साथ साथ हमें पॉइंट की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो x का वैल्यू +-2, तो एक बार x का वैल्यू इसमें 2 रखा, एक बार x का वैल्यू -2 रखा, x 2 रखा तो y भी 2 आया, और x -2 रखा तो y भी -2 आया हमारा। अब पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे ना भाई, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखें, y - y1 = mx - x1। एक बार x1 y1 दोनों को 2 रखा, एक बार x1 y1 दोनों को -2 रखा हमने, और m का वैल्यू दोनों में 2 ही रहेगा। अब जब लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा तब y इंटरसेप्ट निकालने की क्या, कैसे निकालते थे, किसी लाइन का x अंतःखंड निकालना, तो लाइन के इक्वेशन में y बराबर 0 रख देते थे। y बराबर 0 रखने पे जो भी x का मान आता है वही x अंतःखंड कहलाता है, और x बराबर 0 रखने पर जो भी y का मान आता है वही लाइन का क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट कहलाता है। हम वैल्यू तक ही रह गए, हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, क्लियर है सबका। मैथमेटिक्स मैथमा स्टडी पॉइंट ठाकुर अनिरुद्ध सिंह जी, 2 लोगों का क्लियर हुआ, बाकी लोग का नहीं हुआ क्लियर क्या,
जल्दी से एक बार बताएं, बाकी लोग भी भाई, बाकी लोग भी जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। एकदम अब चेत जाइए कि सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की संभावना 90% तक संभावना है कि हो जाएगी सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। 90% संभावना यही है। तो अब 3-4 महीना, मतलब वही 2021 वाला हाल ना हो जाए जैसे 2021 में आप लोग का। अभी तो साल 2 साल नहीं होगा, अभी कोविड पीरियड चल रहा, वो चल रहा, ये चल रहा, और 2 महीना टाइम देकर के तुरंत अगस्त में परीक्षा ले लिया, तो एकदम आपकी 90% संभावना उसी तरह सोना है। जुलाई से लेकर जुलाई लास्ट तक आपकी डेट आ जाएगी। रिपीट कर तो दिया नीतीश कुमार जी, अब कितनी बार रिपीट कर दें? रिपीट किया तो सबसे पहले dy बाई dx, तो मॉड ऑफ x आएगा न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम से हमारा 2 के बराबर। लेकिन ये टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx ही बताता है ना, इसके पैरेलल है हमारा, तो इसका स्लोप 2 है, तो मॉड ऑफ x बराबर 2, तो x का मान प्लस माइनस 2। अब x का वैल्यू एक बार 2 रखेंगे तब ना y का वैल्यू मिला, तो x का 2 वैल्यू रखा, y मिल गया 2, x का मान -2 रखा, y मिल गया -2। इससे हमने क्या लाइन का इक्वेशन निकाला, लाइन का ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, यही वाला फार्मूला y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 वाले से y1 2 रखा, x1 2 रखा, m भी 2 रखा, इसमें y1 माइनस 2 रखा, x1 माइनस 2 रखा, m तो 2 है ही हमारा। अब इसी लाइन में y बराबर 0 करके x का वैल्यू निकाल दिया है हमने, तो क्या दिक्कत है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। दिया है एक वृत्त। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में हम कहां से कर दें मेरे भाई, इतना लंबा सवाल है। अब इसका हिंदी इसी का इंग्लिश कहां आ पाएगा? ये अब आएगा तो हम सॉल्व कहां से करेंगे? तो ये थोड़ी सी समस्या है ना, इसलिए पिछली बार पूरी तरह से इंग्लिश में किए, तो थोड़ा सा दोनों, तो बहुत लोग कहे सर हिंदी में ही लाइए, तो हिंदी में इस बार करा दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों बड़ा छोटा छोटा दिखता है। दिया है एक वृत्त 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तथा एक परवलय y स्क्वायर बराबर 4 रूट 5x है। कथन 1, इन वक्रों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर x प्लस रूट 5 है। y बराबर x प्लस रूट 5 है हमारा, मतलब ये सर्किल है, ये पैराबोला है, इन दोनों के कॉमन टेंजेंट का एक इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस रूट 5 है। कथन पहला ये है। कथन दूसरा है y इज इक्वल टू mx प्लस रूट 5 बाई m। अगर एक कॉमन टेंजेंट्स है तो m जो होगा m पर पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 को संतुष्ट करता है हमारा। तो कौन सा सही है? कथन 1 सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। डी, कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है हमारा। तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार बताएं। असर्शन रीजन वाला, कथन कारण वाला होता है। अच्छा सवाल आजकल पूछने लगा है लगभग एग्जाम में, खास करके ईएमआरएस वगैरह में, बीपीएससी में तो नहीं पूछता, उसमें 5 वाला पूछता है। जल्दी से एक बार बताएं, देखें कौन इसका आंसर बता पाते हैं, कौन इसका आंसर बताते हैं। सर यूपी टीजीटी प्रैक्टिस में भी चलेगी। अरे यूपी टीजीटी सबके लिए प्रैक्टिस है, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी एमआरएस ईएमआर। कल इसका हम पूरा शेड्यूल बता देंगे, किस किस टॉपिक का होना है, कितना कितना होना है, तब फिर टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। कोई ने बताएंगे? छठे का बी नंबर, वीएल मौर्या जी, छठे का डी नंबर क्या कह रहा है? सर्किल है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 5x है। ठीक, ये सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 5/2 ही ना, तो क्या होता है, कोई भी लाइन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का m स्लोप का टेंजेंट कैसे लिखते हैं?
y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है हमारा। तो यहां a की जगह कितना दिया है, √5, तो मान लिया लेट टेंजेंट जो हो गया y बराबर एम एक्स प्लस √5 बाई एम। ये तो इस पैराबोला का टेंजेंट हो ही गया। अब इस पैराबोला का, तो अब हमें एक ऐसा कॉमन टेंजेंट चाहिए ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चाहिए हमारा। तो m के किस मान के लिए ये वाली रेखा, ये वाला लाइन इस परवलय का भी टेंजेंट, सॉरी इस सर्किल का भी टेंजेंट हो हमारा। तो कोई भी लाइन सर्किल का टेंजेंट कब होता है, कोई भी लाइन सर्किल का टेंजेंट होने के लिए सर्किल के सेंटर से जब लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो रेडियस के बराबर हो जाए। तो इसका सेंटर 0 0 है, सेंटर इसका 0 0 और रेडियस कितना √5 बाई √2। तो ये वाला लाइन इसका टेंजेंट कब होगा, टेंजेंट होने की शर्त क्या, 0 - 0 √5 बाई एम अपॉन √1 प्लस एम स्क्वायर बराबर √5 बाई √2। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 5 बाई एम स्क्वायर, 5 बाई 2 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 5 और 5 तो ये कट गया हमारा, क्या मिला, ये 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम पर पावर 4, यानी एम पर पावर 4 माइनस एम स्क्वायर -2 बराबर 0 हमारा। तो m का एक मान तो 1 मिलेगा ना, m का एक तो सेटिस्फाई करेगा, 1 मिलेगा, मतलब कॉमन टेंजेंट जो बना, कॉमन टेंजेंट कितना बना हमारा, y बराबर x प्लस √5। m की वैल्यू 1 रख दें हम, m की वैल्यू 1 रख देंगे तो सही है। पहला वाला तो सही है कि वक्रों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा y बराबर x प्लस √5 है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, क्योंकि क्या मिला है हमें, m पर पावर 4 प्लस एम स्क्वायर -2 बराबर 0 मिला है, -2 बराबर 0। लेकिन यहां दिया क्या है, m पर पावर 4 -3m स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 दिया है हमारा। मतलब पहला सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 जो है वो असत्य है। कथन 2 भी सत्य कब होता, जब m पर पावर 4 प्लस एम स्क्वायर -2 0 बराबर होता। लेकिन यहां कुछ और कहानी दिया, यहां कुछ कहानी और दिया हुआ है ना मेरे भाई। तो ये तो पहला सही है, लेकिन अच्छा एक मिनट रुक जाइए, सी नहीं होगा, सॉरी, बी वाला सही है। कथन 1 भी सत्य है, m का मान 1 संतुष्ट तो कर ही रहा है ना, m बराबर 1 रखेंगे तो m प्लस 2 माइनस 3 ये भी 0 आ रहा है। तो एक उभयनिष्ठ रेखा कह रहा y बराबर एम एक्स प्लस √5 बाई एम, m का जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो m का जो वैल्यू आया है वो प्लस एम स्क्वायर बराबर 1 आया, तो एम स्क्वायर 1 तो इसको संतुष्ट कर ही रहा है हमारा। तो गलत है, बी वाला ही सही है। कथन 1 भी सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, लेकिन कथन 2 जो है 1 की सही व्याख्या नहीं है। 1 की सही, m पर पावर 4 प्लस एम स्क्वायर -2 अगर 0 बराबर दिया होता तब ऑप्शन नंबर ए सही होता, तब ऑप्शन नंबर ए वाला सही होता हमारा। बड़ा अच्छा बदमाश सवाल है, बहुत यहां लैंग्वेज का फर्क है। लैंग्वेज ये नहीं कह रहा है कि इसी को संतुष्ट, कह रहा है कि m का जो वैल्यू है इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो m स्क्वायर बराबर 1 आया है, m स्क्वायर बराबर 1 तो इसको भी संतुष्ट कर रहा और इसको भी संतुष्ट कर रहा हमारा, ठीक। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, लेकिन 2 वाला जो है 1 वाले की सही व्याख्या नहीं है। 1 व 2 वाला जो है 1 वाले की सही व्याख्या हमने यहां ध्यान नहीं दिया ना कि इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। आया था ये
दिया हुआ है ये, तो हमने तुरंत सही सी लगा दिया। कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है हमारा। लेकिन मेरे भाई एम स्क्वायर का जो मान आया था वो इसको संतुष्ट तो कर रहा है ना, संतुष्ट कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन ये एकदम अक्सर बहुत लोग इसमें गड़बड़ाएंगे, बहुत लोग इसका आंसर इधर उधर करेंगे। तो अप्रोप्रिएट आंसर जो है ये वाला सही है, बी वाला है हमारा। बदमाशी कर दिया है, बदमाशी कर दिया। असर्शन रीजन हमेशा थोड़ा सा परेशान करता है, असर्शन रीजन में गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा। क्लियर है, समझ में आया सबको? अब समझे सब लोग? बड़ा मामूली सा देखिए है एकदम फर्क। बी यहां पहली नजर में हमें भी लगा कि सी वाला सही होगा, कि है ये नहीं है, आया हमारा ये है, दिया है ये, इसका मतलब दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा, संतुष्ट कर रहा, तो संतुष्ट तो कर ही रहा है ना। एम स्क्वायर बराबर 1 रखेंगे, 1 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0 आ ही रहा है हमारा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, हमें जो देना होगा वो क्या, बी वाला देना होगा। अगर यही कंडीशन दिया रहता तब आंसर ए होता कि कथन एक भी सत्य है, कथन दो भी सत्य है, और कथन दो वाला कथन एक वाले की सही व्याख्या भी है हमारा। ठीक है, जाता तो है पीडीएफ अलका कुमारी जी। ये बदमाश क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बदमाश टाइप का था एकदम। y बराबर सेक टेन इनवर्स x है, तो x बराबर 1 पे dy बाई dx का मान क्या होगा, ये तो सब बता देंगे। एकदम हलवा सा सवाल, हलवा सा सवाल है एकदम। y बराबर सेक टेन इनवर्स x है, तो x बराबर 1 पर dy बाई dx कितना होगा, 1 बाई रूट 2 होगा, 1 बाई 2 होगा, 1 होगा, रूट 2 होगा। जल्दी से एक बार बताएं, देखें कौन बताते हैं। इसका तो उम्मीद करते हैं सब लोग सही सही बता देंगे, इसका तो उम्मीद करते हैं सब लोग सही सही बता देंगे। जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताइए। ये तो भाई सब लोग बता देंगे, इसका आप ही लोग का इंतजार करेंगे। जहां देखिए हमें लगता है कि फंस सकते हैं, वहां मैं तुरंत आंसर बताने लगता हूं। जहां लगता है कि नहीं आप लोग एकदम 100% बता देंगे, वहां थोड़ा सा वेट करता हूं। महेंद्र सिंह जी 958 ए बताए हैं, और लोग भी जल्दी से बताइए। ज्योति तोमर जी ए बताए हैं, महेंद्र से, हाँ, अरे वाह, हाँ हाँ एकदम एकदम सही ए ही होगा। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, इनवर्स है थोड़ा सा बदल लें, 10 इनवर्स x है, तो ये x है, ये 1 है, तो ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 इनवर्स x बराबर क्या होगा, सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यही ऐसे हम हमेशा क्या करते हैं, बाहर वाले को अंदर वाले को बाहर वाले फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो y बराबर सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y बराबर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा। कहां पे पूछ रहा, एट x बरा इज इक्वल टू 1 पे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। ऑप्शन में का ऑप्शन नंबर ए, हाँ एकदम सही है। वैभव यादव जी, नरेंद्र कुमार जी, अलका कुमारी, विपिन सिंह, लक्ष्मी चौहान, मैथ उपाध्याय। अरे इसमें ये पक्का कच्चा क्या करना है, झंडू बाम टाइप का क्वेश्चन है। ये भी उम्मीद करते हैं सब बता देंगे, 10वीं क्लास से करते आ रहे हैं। क्लास 10th का सवाल है, क्लास 10th में भी 10th का ही सवाल है ये। व्यंजक tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a को लिखा जा। कितने लोग इसमें गुरु जी हैं, हर साल कराते होंगे बच्चों को, हर साल ही आप लोग इसको बच्चों को कराते होंगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार बताइए, 8वें का क्या होगा, 8वें का क्या होगा। फ्री फ्री फ्री, देखो भाई फ्री 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 का बड़ा ये हो जाता है। ये काम मैं 2 साल 3 साल पहले कर चुका हूं फ्री 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 में, इसलिए आज नौकरी कर रहा हूं। ठीक, तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो फ्री एक लिमिट तक ही सही होता है, और फ्री तो देश को बर्बाद कर दिया आज की डेट में।
5 किलो राशन के चक्कर में कितना आगे मामला जा रहा है ये सबको पता है, सबको पता है। अरे उसी पैसा कितना जो सब्सिडी 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, उसी का कहीं फैक्ट्री लगवा देते या एजुकेशन में खर्च करते, ठीक, हेल्थ में खर्च करते, आदमी स्वस्थ रहे, पढ़ा लिखा रहे, ठीक, तो वो तो कमा ही लेगा, वो तो फिर कमा ही लेगा। लेकिन मुफ्तखोरी की जो यह आदत लग रही है, चलिए 5वें नंबर का, हाँ एकदम सही। करना क्या है, साइन कॉस में बदल देना है, तो क्या आ जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बाई कितना, कॉस ए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस है, क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और प्लस कितना, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, और अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन कॉस ए साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे तो ए क्यूब ये बच जाएगा हमारा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कितना, कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये तो हमारा 1 आ जाएगा, तो 1 बाई कॉस साइन क्या हो जाएगा, सेके कॉसे के, और ये कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8वें का। ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के सवाल का सबसे आसान तरीका आप साइन कॉस में बदल लें, साइन कॉस में बदल लें, चीजें इधर उधर होगी तो वो एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है ये सबका, या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं। हाँ 8वें का बी तो कर ही लिए, एकदम सही है, जिन्होंने बताया है एकदम सही, एकदम 10th आंसर। कहिए रहा हूं कि भाई 10th का सवाल इसको जमाने से किए होंगे, और 10th जितने गुरुजी हैं सब पढ़ाते होंगे इसको। एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने गणित में कम अंक प्राप्त किए, अध्यापक ने प्रत्येक विद्यार्थी को 10 रियायती अंक देने का निर्णय लिया। तो रियायती अंक देने के बाद भी निम्न में से कौन सा सांख्यिकी माप नहीं बदलेगा, कौन सा सांख्यिकी माप नहीं बदलेगा हमारा, जल्दी से एक बार बताइए कौन सा सांख्यिकी। मतलब क्या कह रहा है भाई, देखो मैं तो वो टीचर ना हूं भाई, ठीक, मेरे बच्चे कम नंबर ना लाएंगे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इसी तरह की एक क्लास है, उसमें क्या हुआ कि सभी बच्चे गणित में एकदम डब्बा गोल हो गया सबका। तो बोले अपनी इज्जत मास्टर कैसे बताए भाई, तो सबको ग्रेस अंक दिया है कि इन जनरल सबको 10-10 नंबर बढ़ा दिया, सबका 10-10 नंबर बढ़ा दिया गया है। तो सबका 10-10 नंबर बढ़ा दिया गया है, तो कौन सा स्टैटिकल मेजरमेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, माध्य, माध्यक, बहुलक और प्रसरण। माध्य मतलब मीन हो गया, माध्यक मतलब मीडियन हो गया, बहुलक मतलब मॉड हो गया, प्रसरण मतलब वेरिएंस हो गया। प्रसरण मतलब क्या हो गया, वेरिएंस हो गया हमारा। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, मैथ लर्नर्स, बी नहीं डी भैया। सारे डाटा में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो कौन चेंज नहीं होता है, प्रसरण, वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन भी बदल जाएगा, मीडियन भी बदल जाएगा, बहुलक भी बदल जाएगा, मॉड भी, सब में ऐड करोगे तो ना होगा। 1 3 5 मीन तो ये है, सब में 4-4 जोड़ दें, 5 + 4, तो क्या अभी भी मीन वही रहेगा? अब तो मीन 7 हो जाएगा ना मेरे भाई। मीडियन भी बदलेगा, मीन भी बदलेगा, मॉडुलस भी बदले, सॉरी मॉड भी बदलेगा, सब बदलेगा, लेकिन वेरिएंस उसका चेंज नहीं होगा। तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, इसका ये भी गलत। डेटा में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी चीजें बदल सकती हैं लेकिन वेरिएंस नहीं बदलेगा, वेरिएंस नहीं बदलता, डी होगा।
हाँ एकदम सही, डी ही होगा। यदि दो इकाई सदिशों का अंतर भी इकाई सदिश हो तो सदिशों के मध्य कोण होगा। ठीक, इफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, इफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर is also a unit vector, then what is the angle between vectors? ठीक, तो दोनों सदिशों के बीच कोण कितना होगा ये पूछ रहा। 10वां जल्दी से बताइए, एकदम आसान सा सवाल, कई बार पूछा हुआ सवाल, जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताया जाए क्या होगा। जल्दी से बचाया जाए। 0 डिग्री, ज्योति तोमर जी 0 डिग्री बताए तुरंत। अरे भाई ये भी तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है यार। 60 डिग्री। ठीक, अगर ए कैप प्लस बी कैप 1 के बराबर हो देन, याद रखना है, देन एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप इज 120 डिग्री। ठीक, और अगर ए कैप माइनस बी कैप 1 के बराबर हो तब एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। दो इकाई सदिश का योगफल भी इकाई सदिश हो तो सदिशों के बीच का कोण 120 डिग्री होगा, और दो इकाई सदिशों का अंतर भी इकाई सदिश हो तो उन दोनों सदिशों के बीच जो कोण होगा वो कितना, 60 डिग्री। नहीं याद है तो निकाल भी ले भाई। ए कैप माइनस बी कैप बराबर 1 दिया है तो ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर भी 1, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, प्लस मॉड ऑफ बी कैप स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप बराबर 1 हमारा। तो ये क्या आ गया, मॉड ऑफ ए कैप स्क्वायर मॉड ऑफ बी कैप स्क्वायर 2 मॉड ऑफ ए कैप बी कैप, दोनों के बीच एंगल थीटा है तो 1। तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2 ना, तो थीटा का मान 60 डिग्री आएगा ना। ठीक, याद बा, क्लियर है। तो मतलब इसमें भी सम वाले में इतना याद रखना है, सम वाले में 120 डिग्री या डिफरेंस वाले में 60 डिग्री हमारा। अगर याद नहीं, बाकी इतना समय तो बर्बाद करने नहीं है, देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है। ठीक, और लाइक करने वाला सवाल है, लेकिन लाइक लोग मतलब लाइक भी लोग ना करते हैं सब। भाई कैसे मेरा मनोबल बढ़े ये बताइए, मेरा मनोबल कैसे बढ़े। चलिए तो ये हो गया 3 नंबर, 10 कदम में 3, चूंकि कल नहीं लिया था तो आज हम लोग आगे भी करेंगे, इसके आगे भी, लेकिन कल से क्लासेस, फिर कल आपको इसका पूरा शेड्यूल बताएंगे। इस 10 के दम में आपको मिलेगा क्या क्या। तो पहले अभी तो मिसलेनियस हमने कराया, बस ये इंट्रो है आपका। ठीक, पहले टॉपिक वाइज कराएंगे फिर मिसलेनियस कराएंगे। तो कल परसों तक आपको इसमें कुछ छूट चल ही रही है। ठीक, लेकिन अब जल्दी ही इसका छूट बंद हो जाएगा। तो ऐप पे परसों से क्लास चलेगी, तो उसके पहले आप सैटरडे तो जैसे चलता है वैसे ये चलेगा ही चलेगा, वो तो फ्री रहेगा। लेकिन वीकडेज में आपको कुछ मामूली सी रकम आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई संस्था का खर्चा कैसे चलेगा, ये भी तो बात है। चलिए अगला सवाल, ये 4 नंबर क्लास है, क्लास 4। ये भी जाना पहचाना सवाल, तुरंत उम्मीद करते हैं बता देंगे। जल्दी से एक बार बताइए। टाइम रात में 8 से 9 रहेगा, टाइम जो रहेगा वो रात में 8 से 9 रहा करेगा, मंडे से फ्राइडे तक। ठीक, टोटल इसमें आपको 150 क्लास मिलेगा, 150 गुना 10 यानी 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेगा। हाँ, इसमें 1500 तो कहने के यार जब भी करते हैं ज़्यादा ही करते हैं, कम तो ना करते हैं,
ये कहा जा रहा, लेकिन चलिए अरे यही चलता रहेगा। 150 क्लास मतलब 5-6 महीना से कम ना चलेगा। हम बार बार बोल रहे हैं सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में परीक्षा होने की संभावना होती है। इतना थोड़ी, अगर जब भी डेट अनाउंस आएगी आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, तो 2 महीने में क्या पूरा आपका साल भर का मतलब क्या होगा? 150 क्लास 2 महीने में ले लेंगे। 5-5 घंटा 7-7 घंटा जब हम ही से पढ़ेंगे तो आप सेल्फ स्टडी कब करेंगे? तो सेल्फ स्टडी करने का उस समय, और आपको यहां तो खैर चलेगा ही चलेगा, लेकिन उस समय सबको रायता समेटने की जरूरत होती है। रायता डेट आने के बाद रायता फैलाना नहीं होता, उस रायता को समेटने का समय होता है। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, अभी रायता समेटे रहते हैं, एग्जाम डेट जब अनाउंस हो जाती है तब उस रायता को फैलाने का प्रयास करते हैं। ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, प्रैक्टिस भी कर लें, रिवीजन भी कर लें, फार्मूला भी याद कर लें, सब। तो अभी आपको क्या है? रायता फैलाने का समय है, ठीक। उस समय रायता समेटने का समय होगा। बाकी आपकी मर्जी भाई, ठीक है। हाँ, इसमें चैप्टर वाइज ही चलेगा पहले। बाकी भाई मैं किसी बच्चे को तो पढ़ा नहीं रहा हूं, नर्सरी के बच्चे को। ऑलरेडी मैक्सिमम लोग टीचर्स हैं। मेरे बरगलाए आप लोग अगर बरगला गए, मैं अगर बरगलाने आ रहा हूं, ठीक, मैं आपका कुछ भला, अगर इस एज में आकर के अगर आपको कोई बरगला ले रहा है, आपको कोई फंसा ले रहा है, तो आपको टीचर बनने का अधिकार ही नहीं है। तैयारी बंद कर देना चाहिए, तैयारी आपको बंद कर देना। देखो भाई, क्षमा प्रार्थी, कभी कभी मैं कड़वा बोल देता हूं और कुछ लोगों को बुरा लग जाता है ये चीज, तो क्षमा मैं पहले ही मांग लेता हूं। लेकिन मेरे मतलब ना बोलने से सच्चाई बदल थोड़ी जाएगी, जो सच्चाई है वही रहेगा। अरे यार, हाँ चलिए। चलिए, तो बहुत बार कराया हुआ सवाल है, बहुत बार मिला हुआ सवाल है, बहुत बार कराया हुआ सवाल है। तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना। पहले x अगर देखेंगे तो x कितना आ जाएगा? n का मान 1 रखेंगे तो 0, n का मान 0 क्या नेचुरल नंबर का आ रहा ना, 1 रखेंगे तो 0, 2 रखेंगे तो 16 माइनस 6 माइनस 1 यानी 9, 3 रखेंगे तो 64 54 इसी तरह से। और y की बात करें तो क्या मिलेगा? 1 रखेंगे 0, 2 रखेंगे 9, 3 रखेंगे 18। तो ये भी सब 9 से कटने वाला, ये भी सब 9 से कटने वाला आएगा हमारा। लेकिन यहां पर क्या, इसमें ज्यादा है, इसमें कम एलिमेंट है, दोनों का यूनियन पूछ रहा है। तो x यूनियन y जो होगा वो किसके बराबर? y के बराबर, क्योंकि इसका वाला सारा एलिमेंट तो इसमें आ ही रहा है ना भाई हमारा। मतलब x जो है वो y का क्या है? सबसेट है। x जो है वो y का क्या है? सबसेट है हमारा। तो x अगर y का सबसेट है, उपसमुच्चय है, तो x यूनियन y जो होना है वो कितना? y के बराबर ही होना है। यानी क्या? ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। पहले का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा हमारा। चलिए अगले की बात करें। यदि z एक ऐसी समिश्र संख्या है कि मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मॉड ऑफ z प्लस 1/2 का न्यूनतम मान क्या है? ठीक, मॉड ऑफ z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो मॉड ऑफ z प्लस हाफ का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मॉड जल्दी से एक बार बताइए। फर्स्ट 5/2 से निरंतर बड़ा है, मतलब 5/2 से ज्यादा होगा मैक्स इसका मिनिमम वैल्यू। इंटरवल 1-2 में होगा, 5/2 के इक्वल होगा, फिर कह रहा 3/2 से ज्यादा होगा लेकिन 5/2 से कम होगा हमारा। क्या होगा जल्दी से बताएं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। मैथ उपाध्याय जी सी बता रहे हैं, मैथ्स उपाध्याय जी सी बता रहे हैं। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा, तुरंत थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं। देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है। मॉड ऑफ z बराबर 2, तो ये तो भाई सर्किल होगा। ये मॉड ऑफ z बराबर 2 तो सर्किल का इक्वेशन है,
ये सर्किल बना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब सब z जो होगा इसके बाहर का पॉइंट होगा, इसके बाहर का पॉइंट होगा। मॉड ऑफ z माइनस माइनस 1/2 बराबर मान लिया r। तो ये भी तो एक सर्किल है, ये भी तो क्या होगा, एक सर्किल जिसका सेंटर कितना -1/2, तो z यहां से यहां के बीच की करें -1, तो मॉड ऑफ z प्लस 1/2 का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कितना हो सकता है, 3/2 हो सकता है ना। क्या हो सकता है, 3/2, हाँ 2 ना, सॉरी -2 ना, माइनस, तो यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी, मिनिमम यही डिस्टेंस तो कम होगा, बाकी इसके बाहर जाएंगे तो ज्यादा ही आएगा। z जो है हमारा या तो इस सर्किल पर है, या तो इस सर्किल पे है, या तो इस सर्किल के बाहर है। दूसरा ये भी एक सर्किल है, r का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा, इसका सेंटर यहां है, तो कम से कम इतना तो रेडियस होना ही चाहिए ना। बाकी और आगे बढ़ेगा तो रेडियस 3/2 से ज्यादा ही होगा, कम तो ना होगा हमारा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 3/2 होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 3/2। तो मिनिमम 3/2 तो कह नहीं रहा, तो क्या होगा, अंतराल 1 से 2 के बीच स्थित है, 1 से 2 के बीच में ही 3/2 आ रहा है। तो दूसरे का क्या होगा, आंसर बी वाला होगा, डी वाला नहीं। 3/2 से बड़ा मिनिमम पूछ रहा है, एग्जैक्ट मिनिमम, ठीक। तो 3/2 से बड़ा कह रहा, 3/2 के बराबर आया है, बड़ा थोड़ी आया है, यहां 5/2 के बराबर है, तो ये भी गलत, 5/2 से बड़ा है तो ये भी गलत, ठीक। तो यही एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 1 से 2 के बीच में होगा हमारा। सर अरे हट तो गए भाई, क्लियर है सब, अच्छा सवाल है, कठिन नहीं है, अच्छा सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला ही सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला ही सवाल है, समझे सब लोग। जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें, जल्दी से एक बार बताएं। हो अरे मेरे भाई मेरे लाल, मॉड ऑफ z माइनस z1 बराबर r है, तो ये सर्किल का ही तो इक्वेशन होता है मेरे भाई। तो मॉड ऑफ z बराबर 2 करोगे तो ये एक सर्किल नहीं बनेगा, ये सर्किल बनेगा जिसका रेडियस जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा, मतलब ये 20, ये भी -20, ठीक। अब कह रहा मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से ज्यादा है, तो 2 या 2 से ज्यादा है, इसका मतलब z क्या है, इस सर्किल के बाहर होगा ना मेरे भाई। ये सारा यहां कहीं भी z हो सकता है, कहीं भी z हो सकता है, ठीक। मॉड z बराबर 2 होता तब तो इस सर्किल पे होता, मॉड ऑफ z लेस देन 2 होता तो सर्किल के अंदर होता। 0, 2 या 2 से ज्यादा कह रहा, मतलब ये सर्किल या सर्किल के बाहर, सर्किल या सर्किल के बाहर, ये इंफॉर्मेशन दिया है। अब मॉड ऑफ z प्लस हाफ का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा, तो मान लिया इतना बराबर r, ठीक। तो r का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा, r का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है हमारा। अब r, तो ये भी तो एक सर्किल है, z माइनस -1/2 बराबर r, तो इसका जो ये सर्किल बनेगा इसका सेंटर -1/2 ही ना। तो सर्किल हम ये भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, सर्किल ऐसे भी बनाया जा सकता है, इधर से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम पूछ रहा, तो मिनिमम तो भैया यही वाला होगा ना मेरे भाई। जैसे ही आगे बढ़ोगे वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर जा नहीं सकते, इससे छोटा हम बना नहीं सकते, ये सर्किल नहीं बना सकते, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि z जो है इस सर्किल के बाहर का, तो यहां हो जाए z, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, इस तरह से हमारा, तभी तो दूसरे वाले सर्किल पे आएगा। तो मिनिमम कम से कम इतना तो इसका रेडियस होना ही चाहिए ना मेरे भाई। तो ये -2 था, ये -1/2 था, तो दोनों के बीच की दूरी 3/2 ही तो आएगा हमारा। मैक्सिमम तो निकलेगा ही नहीं, मैक्सिमम तो बहुत दूर तक जाएगा कहानी, मिनिमम ही निकलेगा। चलिए अगले की बात करें। यदि इफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा समीकरण -3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर
2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहां ये क्या बता रहा है, x के बराबर या उससे बड़े पूर्णांक को, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बता रहा है, ठीक, का कोई पूर्णांकीय हल नहीं है, मतलब इस इक्वेशन का कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन ना मिले, मतलब x का मान 1 2 3 माइनस 1 2 4 ये सब नहीं मिले, 1/2 मिल सकता, 2/5 मिल सकता, इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए हमारा, ठीक। तो a का मान क्या होगा, -1 से 0 यूनियन 0 से 1, 1 से 2, -2 to -1, माइनस इन्फिनेटिव टू -2 यूनियन 2 to इन्फिनेटिव। जल्दी से बताएं, कुल मिला के कह रहा है इसका अगर कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन ना हो, इसका x का मान पूर्णांक में नहीं होने के लिए a का मान इनमें से क्या होना चाहिए, a का मान इनमें से क्या होना चाहिए ये बताना है आपको। जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार बताएं, देखें तीसरे का कौन बताते हैं सब सही सही, तीसरे का कौन सब सही सही बताते हैं आंसर। जल्दी से एक बार देखें क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा आंसर। क्लियर है, क्लियर। अगला सवाल जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 है कोई महारथी जो लगाएगा, तुक्का नहीं, तुक्का नहीं कि 2-4 लोग ए बता दिए, 2-4 लोग बी बता दिए, 2-4 लोग सी बता दीजिए, 2-4 लोग डी बता दिए, कुछ का तो सही होगा ही होगा, कुछ का तो सही होगा ही होगा। जल्दी से एक बार देखें कौन बताते हैं। महेंद्र सिंह जी ए बता रहे हैं, मैथमा स्टडी पॉइंट डी बता रहे हैं, लक्ष्मी चौहान जी ए बता रहे हैं, और लोग भी बताएं। 3 लोगों ने, अच्छा 2 लोग ए बता रहे हैं, 1 लोग डी बता रहे हैं। शिखा रानी भी डी, टैली पे आ गया। गृह लक्ष्मी जी ए, डी पक्का। अच्छा ये क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट x ही लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x। तो -3 फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर 2 फ्रैक्शनल पार्ट a स्क्वायर, या 3 फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर -2 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस a स्क्वायर बराबर 0 हमारा ये मिल गया। थोड़ा अगले पेज पे चले जाएं, तो 3 फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर -2 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस a स्क्वायर बराबर 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो जाएगा, x 2 प्लस माइनस √4 प्लस 12a स्क्वायर बटे कितना 6। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का मान 1 प्लस अरे मेरे भाई 12, 2 कट जाएगा, 1 प्लस 3a स्क्वायर बाई कितना 3। अब यहां फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू तो कभी निगेटिव होता नहीं है। अपूर्णांश फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हम हमेशा क्या जानते हैं, 0 या 0 से ज्यादा 1 से कम, 0 या 0 से ज्यादा 1 से कम होना चाहिए हमारा। तो ये बताइए, तो यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 प्लस √1 प्लस 3a स्क्वायर बाई 3 माइनस वाला होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 1 माइनस √1 प्लस 3a स्क्वायर बाई 3 ये लेस देन, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ये क्या, क्योंकि कुछ भी होगा तो ये 1 से तो बड़ा ही होगा ना, तो 1 में 1 से ज्यादा घटाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है हमारा। तो क्या होगा, तो प्लस वाला लिया, माइनस वाला निकले, तो 1 प्लस 3a स्क्वायर बाई 3 लेस देन 1 हमारा, क्योंकि 0 से ज्यादा तो होगा ही, 0 से ज्यादा तो रूट है तो वो ऑटोमेटिकली होगा हमारा। तो 1 प्लस √1 प्लस 3a स्क्वायर लेस देन 3, यानी √1 प्लस 3a स्क्वायर लेस देन 2। तो 1 प्लस 3a स्क्वायर लेस देन कितना, 3 माइनस 2 4 ना, क्या हो गया 3,
-2, हाँ, तो ए स्क्वायर क्या आ गया, लेस देन 1। तो ए स्क्वायर अगर लेस देन 1 आया, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू -1 से 1। ए का मान कितना, -1 से 1 के बीच में। ए स्क्वायर अगर 1 से कम है तो ए का मान कितना, -1 से 1 के बीच में हमारा, -1 to 1 हमारा, तो -1 to 1। लेकिन मेरे भाई ये था हमारा 3 फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर -2 फ्रैक्शनल पार्ट x और प्लस -a स्क्वायर बराबर 0। तो a का मान 0 तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि a का मान अगर 0 रख देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट x भी 0 आ जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट x 0 कब होता है, जब x इंटीजर हो। x क्या हो, इंटीजर, मतलब 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। लेकिन हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, पूर्णांक हल नहीं चाहिए, हमारा पूर्णांक हल हमें नहीं चाहिए था, इसलिए ये वाला केस a0 ले नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा आंसर, -1 से 1 के बीच में तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा हमारा। क्लियर है, कुछ आया समझ में या हवा हवाई हो गया? ठीक ठाक सवाल था, थोड़ा मजदूरी वाला भी था, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा मजदूरी वाला था, थोड़ा मजदूरी वाला था। -1 से 1 के बीच तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा हमारा। धर्मेंद्र भैया, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या पढ़े हैं, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है, 0 से 1 ही होता है ना मेरे भाई, और कहां से आया। तो फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या पढ़ते हैं, 0 से 1। तो ये रूट है तो 0 से ज्यादा तो हमें चेक ही नहीं करना, 0 से ज्यादा तो ऑटोमेटिकली है ही हमारा, बस इसको 1 से कम कर दिया, 1 से कम कर दी, क्योंकि 1 पॉजिटिव है, रूट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 3a स्क्वायर बाई 3, 0 से ज्यादा तो हमें चेक ही नहीं करना, वो तो ऑटोमेटिकली 0 से ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हमें 1 से कम चाहिए इसलिए 1 से कम लिया हमने यहाँ पे। अरे बाप रे बाप, चलें आगे, आज्ञा है। क्लियर है सबका कि कोई डाउट है तो जल्दी से बताएं, जल्दी से एक बार बताइए। बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ता है ना। अरे मैथ्स में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता, क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है तो हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ, हिंदू में अनुवाद करके बताता हूँ। क्वेश्चन हिंदी में रहता है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। तो आपका ट्रांसलेटर तो बैठा हुआ है ना, दोनों में सवाल देने में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है, हमें खोजना पड़ता है कौन सा छोटा छोटा सवाल दें हम, कि बड़े सवाल हिंदी इंग्लिश में लिख देंगे तो फिर पता चला जगह एक तो बहुत छोटा दिखने लगता है और प्लस लिखने की भी जगह नहीं बचती है, मतलब फिर हमें हर बार अगला पेज लेना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। चलिए अगले की बात करें। माना अल्फा तथा बीटा समीकरण px स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, p नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं। यदि p q r समानांतर श्रेणी में है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर 4 है, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा ये पूछ रहा है। √61/9, 2√70/9, 17/9, √34/9, 2√13/9। ठीक, क्या करा, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल टू 0। ठीक, करा पी क्यू आर समांतर श्रेणी मतलब क्या हुआ, एपी में है, एपी में है आपका, एंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 4 है। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। पुष्पेंद्र कुशवाहा जी बी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी बी बोल रहे हैं, मैथमा स्टडी पॉइंट भी बी ही बोल रहे हैं,
हमें क्या पता भाई क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताया जाए भाई। ये बताओ 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फा बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस क्यू बाई पी, और 4r बाई क्यू हमारा 4r बाई पी, 4r बाई पी हो जाएगा। अब ए, तो 3 नंबर ए पी में, तो इसको a माइनस डी ए और a प्लस डी लिखा जा सकता है। 3 नंबर अगर ए पी में है तो a माइनस डी ए और a प्लस डी लिख सकते हैं। तो माइनस ए माइनस डी बराबर 4 a प्लस डी अपॉन a माइनस डी। तो a माइनस डी की तो कहानी खत्म, माइनस a बराबर 4a प्लस 4d, तो माइनस 5a बराबर कितना 4d, तो a बराबर कितना माइनस 4/5d हमारा। अब यहाँ क्या कह रहा है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस a अपॉन a माइनस डी का स्क्वायर, अब माइनस 4a प्लस डी अपॉन a माइनस डी, यानी कि क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी कि ये 4d स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 4d स्क्वायर माइनस 3, a का मान कितना आया है, a का मान जो आया माइनस 4/5, तो 16/25 डी स्क्वायर अपॉन a माइनस डी का होल स्क्वायर आएगा ना, a माइनस डी का होल स्क्वायर, a माइनस डी का होल स्क्वायर, और a की जगह कितना माइनस 4d/5 माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिल गया, 25 चौका 100 डी स्क्वायर माइनस 48 डी स्क्वायर और 81 डी स्क्वायर हमारा, डी स्क्वायर कट गया, 52/81, 52/81, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 2√13/9, 2√13/9 हमारा ये आ रहा है। कौन सा, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। एक बार देख लीजिए जल्दी से, कहीं दिक्कत है तो भी बता दीजिए। क्लियर है सर, डी, सी नंबर इसका आंसर है 2√13/9। हाँ थोड़ा सा लेंदी तो है भाई, थोड़ा सा लेंदी तो है। अरे टाइम बताया तो, टाइम डेली 8 से 9 चलेगा, डेली मंडे से फ्राइडे इसकी टाइमिंग 8 से 9 रहा करेगी, 8 बजे से 9 बजे तक। सी है कि डी है, क्या है भाई, हमको क्या पता यार, क्या है। अच्छा हाँ डी वाला है, 2√13/9 डी वाला है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताएं तो आगे चलें। उस टाइम काम का होता, अरे जल्दी से एक बार बताएं। अरे दोपहर में रख नहीं सकते हैं कि कितने गुरुजी लोग हैं उस समय विद्यालय में रहेंगे। 6 से 8 आपका रेगुलर क्लास का टाइम है, थ्योरी का क्लास है, तो 8 से 9 ही हमारे पास टाइम बचता है, या 5 से 6 बचता है। स्टार्टिंग बता दें, स्टार्टिंग में क्या है, 1 प्लस अल्फा, हाँ 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा बराबर 4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू बाई पी, और अल्फा इंटू बीटा, यही तो पढ़ते हैं आप
कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है, इसका तो अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ते हैं, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ते हैं, सी बाई ए पढ़ते हैं। तो ये ए वाला काम यहाँ p कर रहा, बी वाला काम q कर रहा, सी वाला r कर रहा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस q बाई बी, अल्फा इंटू बीटा की जगह r बाई p किया। लेकिन p q r क्या कर रहा है, AP में है। पी क्यू आर क्या कह रहा है, एपी में है हमारा। तो पी क्यू आर अगर एपी में है मेरे भाई, तो क्या होगा इस केस में, ठीक, पी क्यू आर अगर एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो तीन संख्या अगर समानांतर श्रेणी में लेना है तो कैसे लेते हैं, यही तो मानने बोले थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लिया जाता तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता। तो वही क्यू की जगह ए रख दिया, पी की जगह ए माइनस डी, आर की जगह ए प्लस डी, पी की जगह ए माइनस डी, इसी को सॉल्व कर लिया तो ए बराबर -4/5d मिला। अब यहाँ मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा था, तो ठीक ये कितना है ये पूछ रहा था, इसका स्क्वायर किया तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, वही रख दिया। ए का वैल्यू डी के फॉर्म में बदल करके कैंसिल कर दिया है। उसके लिए इस नंबर से कांटेक्ट कर लें यार, 96 28 95 92 37। चलिए अगले सवाल पर। बाप रे बाप, ई का है भाई, तो देखने से डर लग रहा है। इफ अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ एन बराबर अल्फा पर पावर एन प्लस बीटा पर पावर एन है, तथा C1 प्लस f of 1 1 plus f of 2 1 plus f of 1 1 plus f of 2 1 plus f of 3 1 plus f of 2 1 plus f of 3 1 plus f of 4 बराबर k 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर k है। तो k का मान क्या है, अल्फा बीटा है 1 बाई अल्फा बीटा है 1 है -1 है। अरे बाप, ये तो बिना याद रहे तो कोई उपाय नहीं है इसमें दिख रहा है। अब जैसे यही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आंसर याद रहेगा, देखते के साथ ही लगेगा ना, तो इसमें बिना मजदूरी कोई उपाय नहीं है, बिना मजदूरी का कोई उपाय ही नहीं है इसमें। तो ये डिटर्मिनेंट्स अगर करेंगे तो ये क्या होगा, 3 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 1 प्लस अल्फा पर पावर 4 बीटा पर पावर। अरे बाप रे, इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कौन करेगा यार, इतना लंबा चौड़ा है। डी डी यार, ये देखें 1 3 है ना, 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा 3 टर्म सब में है, इसका स्क्वायर आ जाएगा ना, ये 3 आ जाएगा, 1 अल्फा बीटा आ जाएगा, हाँ ये इसका स्क्वायर के बराबर है, हाँ -1 सी आएगा। अब हमारा क्या कह रहा, तो 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इसी मतलब समझाने के लिए कर रहे हैं, अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो दो डिटर्मिनेंट्स को गुणा करता है तो रो और कॉलम किसी से गुणा कर सकते थे, तो इसको जब इससे गुणा करते तो 1 आ जाता ना, इसको इससे गुणा करते तो 1 प्लस 1
1 इंटू अल्फा 1 इंटू बीटा 1 प्लस अल्फा बीटा आ जाता। इसको जब मतलब पहला करते तो ये 1 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 1 3 1 गुना अल्फा अल्फा प्लस बीटा 1 को जब इससे करते तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसी तरह से ये आ जाता। मिल गया ना हमारा ये चीज। तो इसका ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आया? आई बात समझ में सबको? बस हो गया काम। अब इसका जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 माइनस बीटा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये इसी। तो के का मान कितना? अब तो कट गया ना, कैंसिल, इसको घटा दिए। मतलब ये हम करें तो 1 1 1 1 1 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1 1 1 सॉरी 0 अल्फा माइनस 1 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 0 बीटा माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर बीटा माइनस 1 का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, या बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर है तो प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमारा। तो ये तो इसका सूत्र याद रखना पड़ता है आपको। तो हो गया। तो इसका मतलब के का मान जो आएगा वो कितना आएगा? के की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर सी। हाँ 2-3 पुट करेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, और ये नहीं याद है तब फिर वही मतलब है, आसान कर लेना। अल्फा का मान -1 रख दें और बीटा का मान 2 रख दें। 2 रख दें क्यों? क्योंकि 0 ले नहीं सकते, 0 हम ले नहीं सकते, 1 लेंगे नहीं, क्योंकि अगर 1 ले लेंगे तो 1 माइनस 1 यहीं 0 हो जाएगा। या बीटा का मान 1 ले लेंगे तो फिर 1 माइनस 1 0 ले आ जाएगा। तो 0 करने जैसे ही 0 आ जाएगा तो के का वैल्यू निकालेंगे कहां से? तो के का वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी ना हमारा, ठीक? के की वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी हमें, इसलिए क्या, इसलिए ऐसा वैल्यू करें। अब 2-3 रख देंगे तो बड़ा थोड़ा लेंदी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 पर पावर 3 है, फिर 2 पर पावर 3 है, तो नंबर थोड़े बड़े आ जाएंगे। तो जितना छोटा नंबर रखने का प्रयास करें उतना। अब मजबूरी थी हमें, 0 रख नहीं सकते थे, 1 रख नहीं सकते हैं, अल्फा बीटा इक्वल रख नहीं सकते थे हम। तो ऑप्शन बच गया अल्फा का मान हमने -1 लेने में तो ये 0 नहीं आएगा। बीटा बराबर 2 ले लेंगे तो तब भी 0 नहीं आएगा हमारा। तो उससे भी कर सकते हैं, उससे भी किया जा सकता है हमारा। समझ में आई बात सबके, या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी। देखो इतनी जल्दी तब हो सकता है जब याद हो, दिखा दिखाया क्वेश्चन हो, कई बार हमने प्रैक्टिस करके रखा हो। अदरवाइज टाइम तो लगेगा, आधा दिमाग तो पहले ही पगला जाएगा इसको देख के कि करें क्या इसमें, हम करें क्या इसमें। थोड़ा ठंडे दिमाग से जब सोचेंगे तब भरे लॉजिक, क्योंकि लॉजिक तभी लगेगा जब ठंडा दिमाग लगाएंगे, ठीक? जल्दीबाजी में फिर लॉजिक वहां काम ना करता है। इसीलिए प्रैक्टिस बार बार जरूरी होता, बार बार जरूरी होता है आपका। अरे बाप रे, यदि एक ऐसा 3x3 व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, a प्लस AT बराबर AT प्लस A है, तथा B बराबर A इनवर्स AT है, तो B BT किसके बराबर होगा? ये सब I है भाई, I है, I प्लस B, I B इनवर्स का ट्रांसपोज। A कोई 3x3 का मैट्रिक्स है जिसमें AT मतलब A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A बराबर ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A है। B बराबर क्या है? A इनवर्स ट्रांसपोज ऑफ A है हमारा। तो B इंटू ट्रांसपोज ऑफ B किसके बराबर है? B इंटू ट्रांसपोज ऑफ B किसके बराबर है, ये पूछ रहा है हमारा। जल्दी से बताएं भाई, 6ठे नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी हैं आपके, कुछ क्वेश्चंस आसान भी है, कुछ क्वेश्चन लॉजिक से लगने वाला, कुछ क्वेश्चन मजदूरी वाला। टेस्ट का तो वही मतलब होता है ना कि हर तरह के
क्वेश्चंस आपको दिखाए जाए, देखने का प्रयास किया। छठे का बी, हाँ एकदम बीबीटी कह रहा है, तो बीबीटी मतलब क्या, ए इनवर्स ए टी इंटू ए इनवर्स ए टी का टी। तो ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए टी और ये हो जाएगा ए इनवर्स ए टी का टी, ए इनवर्स का टी। क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होता है कि एक्स वाई का ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज ऑफ वाई ट्रांसपोज ऑफ एक्स, ऑर्डर जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, ऑर्डर जो हो जाता है वो चेंज। तो ये क्या आ गया, ए इनवर्स ए टी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए इनवर्स का टी। अब यहाँ ए ई टी बराबर ए टी ए दिया है, इसका मतलब ए इनवर्स ए टी ए इनवर्स टी हमारा। तो अगर बात करें तो ये भी हमारा आई हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। तो आई का आई के साथ प्रोडक्ट भी क्या होता है, आई ही हमारा, क्योंकि ए इनवर्स का डेफिनेशन आई यही होता है हमारा। किसी भी मैट्रिक्स का उसी के इनवर्स के साथ प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा आई के बराबर होगा, तो टोटल भी जो होगा वो क्या है, आई ही होगा। तो यानी कि छठे का ऑप्शन नंबर बी, छठे का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा हमारा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं भाई, जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। जल्दी से बताइए। हो अरे थोड़ा पानी पिला दो कोई भाई, अरे थोड़ा कोई पानी पिलाओगे। ए राहुल जी, अभिनव अभिनव थोड़ा पानी पिला दे भाई, पानी थोड़ा पिला, गर्मी आ गया, थोड़ा पानी उन्हीं पूछ लिया कर भाई, थोड़ा 2 मिनट इंतजार कीजिए भाई, अब प्यास लग गई है। तब तक आप लोग इसका कीजिए, ये तो हो गया 17। यदि 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x पर पावर 18 के x की घातों के प्रसार में x क्यूब तथा x पर पावर 4 दोनों के गुणांक शून्य हैं, दोनों के गुणांक शून्य हैं, तो a और b किसके बराबर है, जल्दी से एक बार बताएं। जल्दी से देखें, बताएं भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। लेकिन लाइक बहुत कम मिला है, जितने लोग आए हैं लाइक भी नहीं किए हैं, कैसे काम चलेगा, मतलब जबरदस्ती लाइक कराना पड़ता है, क्या दुनिया आ गया है यार। मतलब क्या कह रहा है, इसके 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x होल पावर 18 में x क्यूब और x पर पावर 4 दोनों के कॉफिशिएंट 0 है, दोनों का कॉफिशिएंट 0 है हमारा, तो ए बी किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। ए बी किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का निकालें तो 18c0 माइनस 18c1 2x प्लस 18c2 4x स्क्वायर माइनस 18c3 8x क्यूब, 8x क्यूब, क्यूब का ही पहले निकाल के देख लें। तो अब अगर हम x क्यूब का गुणांक पूछें तो x क्यूब का गुणांक कितना, x क्यूब ये वाला जब इससे गुणा होगा तब x क्यूब आएगा, मतलब कि माइनस 18c3 इंटू 8, ये वाला जब इससे गुणा होगा तब आएगा, तो प्लस ए 18c2 इंटू 4 और माइनस बी 18c1 इंटू 2x, ये सॉरी 2x कह रहे हैं 2
18C1 ना, हाँ इतना बराबर क्या कह रहा, 0। इतना बराबर क्या कह रहा, 0। तो एक ही सम निकालने में हम मजदूरी ज़्यादा ना करेंगे। अब फिर x पर पावर 4 निकालने की क्या ज़रूरत है, हमें सब्जेक्टिव तो करना नहीं, ऑब्जेक्टिव करना है। ऑब्जेक्टिव करना है a और b का जो मान इसको संतुष्ट कर दे वही आंसर हमारा। तो यहाँ क्या कह रहा, -18C3 प्लस कितना आया था 4a 18C2 और माइनस कितना है 2b 18C1 बराबर कितना 0। तो ये कितना आ जाएगा -18। सही किए है ना यार, बड़ा लेंदी थोड़ा है यार। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, यहाँ ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा -18 गुना 17 गुना 16 बटे 3 गुना 2 प्लस कितना 4a 18 गुना 17 बटे 2 माइनस 2b गुना 18 बराबर 0। तो 18 तो सबसे काट दें, -17 गुना 16 3 2 है ना, 2 3 कुछ गलत तो नहीं है यार कहीं, 18 8 छूट रहा है, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 4a 17/2 और माइनस 2b बराबर 0। तो ये हो गया 2 चौका 8, तो -17 गुना 16 गुना 4 बटे 3 प्लस 2a इंटू 17 माइनस 2b बराबर 0। 2 भी काट दें तो -17 गुना 16 2 बटे 3 बराबर b माइनस 17a। b माइनस इतना ही आ रहा है। अब ए बी का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये बताओ। इसमें आ रहा 17 गुना 16, 17 गुना 16 कितना होता है, 17 गुना 16 जब करेंगे तो कितना आएगा, 17 दहे 170, 17 छक्का 102, 17 पचे 17 2 17 27 272 272 किस में आ रहा है। तो ये और इसकी कहानी तो खत्म, इसकी और इसकी तो कहानी खत्म हो जाएगा। 272 या तो सी होगा या तो डी होगा। ए का मान 14 दिया है तो 14 नहीं, ये वाला डी वाला ही होगा, क्योंकि 16 भी लाना है। तो डी नंबर 16 और 272 बटे 3। डाउट है हमारा तो देख लें, डाउट है अगर तो देख लिया जाए। -17 गुना 16 2 बटे 3, 17 गुना 16 बटे 3, 17 गुना 16। ए का मान तो क्या आ जाएगा, 17 गुना 16 कॉमन लिया, 1/3 माइनस 1, तो 17 गुना 16 माइनस 2/3 हमारा आ रहा, दोनों साइड इक्वल। तो हमारा आंसर जो होगा वही डी वाला। मतलब पूरा सॉल्व नहीं किया, थोड़ा सा हमने हिंट। अब यहां मतलब सोच लो, इतना शॉर्टकट मारे हैं तब इतना लेंदी बना है। अब ए बी में एक प्रॉपर वे अगर करें तो ए बी का एक इक्वेशन तो ये बना है, ए बी का एक इक्वेशन तो इतना बना है, कितना लंबा नंबर है देख ही रहे हैं हम लोग। अब उसी तरह से फिर हम क्या x पर पावर 4 का भी गुणांक निकालें तो उसमें भी बर्बाद हो जाएंगे भाई। फिर दोनों को सॉल्व करें हम तो कम से कम 5-7 मिनट से कम का तो सवाल नहीं है। तो इतना नहीं, एक इक्वेशन चलेगा, सब्जेक्टिव है तब तो करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछता तब तो मजबूरी थी कि दूसरा इक्वेशन भी निकालना पड़ता। x पर पावर q के गुणांक को हमने 0 किया तो ab के बीच एक रिलेशन मिलेगा, एक इक्वेशन। फिर x पर पावर 4 वाले गुणांक को बराबर करेंगे तो फिर ab के बीच एक समीकरण मिलेगा, उन दोनों को हल करेंगे तब ab का मान निकलेगा। अब यहाँ एक ही समीकरण बनाने में इतना स्यापा फैल गया, इतना रायता फैल गया है हमारा, तो इसी से काम चला। ab का वैल्यू ही तो पूछ रहा है, तो कौन सा जो सेटिस्फाई कर दे वही आंसर हो जाएगा इस केस में।
बाप रे। अब यहाँ बदमाशी अगर और कर देता कि ए बी का कोई और मान होता, मतलब मान लो डी भी सेटिस्फाई कर देता, ये भी सेटिस्फाई कर देता, तब फिर मजबूरी हो जाती दूसरा भी बनाना। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में दिखता कुछ और है, करना कुछ और होता है हमारा, तो तब ये कम से कम 5 मिनट का सवाल होता है। दूसरा एक और कोई शॉर्टकट है नहीं, शॉर्टकट हम इसका कर भी नहीं सकते, मजदूरी हमें करना ही पड़ेगा, बिना मजदूरी किए हुए कोई उपाय है नहीं हमारा। अब कुछ लोग कह सकते हैं इतना लेंदी कहाँ पूछता सर, क्या आप भी मजाक करने लगे, ये भी कहीं पूछता है। तो इस बार भाई 2023 वाला EMRS वाला पेपर उठा के देख लो, ठीक 80 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन परेशान करने वाला था, ठीक ठाक लेंदी था, जहां कोई शॉर्टकट काम ना कर रहा था। तो हो सकता है इस समय आप लोग को थोड़ा सा इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे मेरे भाई, फार्मूला कौन सा लगा देंगे इसमें, फार्मूला आप कौन सा लगा देंगे ये बताइए। मजदूरी करोगे अगर फार्मूला 3 का कॉफिशिएंट है ना हमारा, यहां भी 3 है, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे। देखिए लंबा देखे बहुत लोग भाग लिए, अब गुरुजी मूड में आ गए हैं, अब भागो यहां से। ये तो खैर सबक पता होगा, दो रेखाएं जिनकी दिक् को ज्याएं समीकरण हो L + M + N = 0, L² बराबर M² + N² 0 को संतुष्ट करता है कि बीच कोण क्या होगा। मतलब दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L + M + N = 0 तथा L² बराबर M² + N² को सेटिस्फाई करता है, तो LMN का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। सॉरी, दोनों के बीच एंगल कितना, कई बार करा चुका और इस तरह के क्वेश्चन 5-7 सवाल मुश्किल है। आपको बोले हैं अक्सर आपके TGT PGT में पूछा जाता है, इस बार भी BPSC में पूछा गया था आपका, ठीक। तो ये बिना याद रखे, ये फिर 2 पन्ने का सवाल है, प्रॉपर वे में सॉल्व करें तो फिर ये 2 पन्ने का सवाल है हमारा, बिना याद रखे काम ना चलेगा। इसमें मैं सॉल्व जरूर कर दे रहा हूं लेकिन कोई ट्रिक काम नहीं करता है, या तो याद रहेगा या तो मजदूरी करिए, ट्रिक यहां काम ना करेगा। आंसर क्या होता है, π/3 है, कई बार पूछा हुआ सवाल है। 60 डिग्री π/3, 60 डिग्री आएगा, π/3 आंसर है हमारा। बाकी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या है कि L + M + N = 0 है, दूसरा है L² - M² - N² बराबर 0। तो इससे हम चाहें तो L का मान क्या लिख सकते हैं, L बराबर -M - N लिखा है, इसमें रख दें तो -M - N का होल स्क्वायर -M² -N² 0। ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 2mn = 0, यानी कि या तो m का मान 0 या तो n का मान 0। 2mn = 0, तो या तो m = 0 या तो n = 0। अब अगर m = 0 रख देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट तो m = 0 तो L + N बराबर भी 0, क्योंकि L + M + N 0 है, m 0 रख देंगे तो L + N 0 आ जाएगा, यानी L बराबर -N, यानी L/1 N/-1। तो m तो 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, L/1 M/0 N/-1। अब फिर यहां से अगर करेंगे तो n + 1 0, तो पहले वाले से L + M = 0, तो L बराबर -M, यानी L/1 M/-1, यानी L/1 M/-1 और N/0। अब दोनों के बीच एंगल थीटा अगर है तो cos थीटा बराबर 1 × 1 1, 0 × -1 0, और ये भी 0 अपॉन √2 यानी 1/2। तो थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री, क्योंकि क्या पढ़ते हैं L/A M/B N/C। तो ABC क्या होता है, इसका डायरेक्शन रेशियोज हो जाता है, दिक् अनुपात हो जाता है, ठीक। तो दो लाइन है तो दोनों के बीच एंगल का क्या सूत्र था, A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर सॉरी A2 स्क्वायर सॉरी क्या रख रहे हैं यार A1 B1 C1 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो यही तीनों में हमारा ये क्या करेगा A1 B1 C1 का काम करेगा, ये क्या करेगा A2 B2 C2 का काम। 3D में दो लाइन के बीच एंगल निकालने का यही सूत्र होता है हमारा। 2D में हमें लाइन का स्लोप चाहिए और 3D में क्या लाइन का या तो डायरेक्शन रेशियोज यानी दिक अनुपात या दिक कोज्या चाहिए। तो जितना भी 5-7 सवाल है इस तरह वाला, ज्यादा नहीं 4 ही 5 सवाल है, ठीक, जो एनसीईआरटी मिल जाएगा या आरडी शर्मा मिल जाएगा आपको, वो चारों पांचों का आंसर या 3D चूंकि ग्रेजुएशन में भी है, ग्रेजुएशन वाले बुक में भी मिल जाएगा। ग्रेजुएशन आरडी शर्मा में तो 1-2 मिलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन वाले में 7-8 सवाल मिलेगा आपको। उन 7-8 का आंसर्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि और अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए इसका बताइए, यदि 10 पर पावर 9 2 गुना 11 पर पावर 1 10 पर पावर 8 3 गुना 11 पर पावर 2 10 पर पावर 7 से लेके 10 गुना 11 पर पावर 9 बराबर के 10 पर पावर 9 है, तो के का मान इनमें से क्या होगा ये पूछना है। के का मान इनमें से क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से 9वां नंबर बताइए क्या होगा, जल्दी से एक बार बताएं। जल्दी से बताया जाए। 9वें का बी नंबर, नो आइडिया नो आइडिया। अब तो क्या यार, के का मान पूछ रहा है ना, तो 10 कर दें तो के बराबर कितना आ जाएगा 10 पर पावर 9 है, तो 1 2 गुना 11 बटे 10 प्लस 3 गुना 11 बटे 10 का स्क्वायर। अरे यार ये तो के बराबर 10 बटे 9 से भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। 2 गुना 11 बटे 10 प्लस 3 गुना 11 बटे 10 का स्क्वायर से लेकर के 10 गुना 11 बटे 10 पर पावर 9। ये के का मान आया, ये के का मान आया। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना इसे। तो ये बताइए ये एजीपी नहीं है क्या, ये क्या है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारा एजीपी। तो क्योंकि 1 2 3 10 क्या है एपी में है, और 1 11 बटे 10 11 बटे 10 का स्क्वायर 11 बटे 10 पर पावर 9 गया है, तो वो किस में है जीपी में है। तो ये कैसा है एजीपी। तो याद करिए एजीपी का कोई भी सीरीज सॉल्व करना होता है तो हम कैसे करते हैं, के हमारा जो आया वो 1 + 2 × 11/10 प्लस 3 × 11/10 का स्क्वायर अप टू 10 × 11/10 पर पावर 9। ठीक, क्या करते हैं इसका जो जीपी है एजीपी है, तो जीपी इसमें इस्तेमाल जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है उससे हम दोनों साइड गुणा कर देते हैं। तो इसका जो कॉमन रेशियो है सार्व अनुपात है वो 11 बटे 10, तो 11 बटे 10 से हमने दोनों साइड गुणा कर दिया। तो 11 बटा 10 2 गुना 11 बटे 10 का स्क्वायर प्लस 9 गुना 11 बटे 10 पर पावर 9 और 10 गुना 11 बटे 10 पर पावर
10, क्योंकि एक टर्म इधर आगे बढ़ाएं तो एक टर्म उधर भी आगे बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दें, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये और ये कट करके कितना, -k/10, इधर 1, 11/10 प्लस 11/10 का स्क्वायर प्लस 11/10 पर पावर 9 माइनस 10 गुना 11/10 पर पावर 10। अब तो ये जीपी बन गया ना, अब ये जो बन गया वो क्या बन गया, जीपी बन गया। तो सॉल्व करेंगे तो -k/10, जीपी का फर्स्ट टर्म 1 माइनस 11/9 तक है 10, 1 माइनस 11/10, ये वाला तो जीपी में शामिल था नहीं, 10 गुना 11/10 पर पावर 10। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -k/10, 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो -10 प्लस 10 गुना 11/10 पर पावर 10, 10 गुना 11/10 पर पावर 10। ये और ये तो कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो k का मान कितना, 100 आएगा। k का मान जो आएगा वो कितना, 100 है कहीं, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, k का मान 100 आएगा हमारा। देख लीजिए भाई एक बार, इसको फिलहाल तो हमने खुद ही सॉल्व किया है, अब आप लोग एक बार समझ लें, कहीं कोई दिक्कत है तो बता दें भाई। ठीक, ये भी ठीक ठाक सवाल था आपका। हाँ, एजीपी है तो कैलकुलेशन तो रहेगा ही भाई, एजीपी है तो कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा। एजीपी में बिना कैलकुलेशन के होता का मतलब, एक ही सवाल में एपी जीपी दोनों लगा। तो एजीपी का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, एजीपी का कोई भी सीरीज सॉल्व करना है तो आपका ब्रह्मास्त्र उसका क्या है कि एजीपी में इस्तेमाल जो जीपी है उसका सार्वनुपात खोजिए, यानी कॉमन रेशियो खोजिए। कॉमन रेशियो से दोनों साइड गुणा कर दीजिए आप और फिर घटा दीजिए, फिर घटा दीजिए तो अपने आप वो किस में बच जाता है, जीपी में बदल जाता है। फिर जीपी का फार्मूला लगा करके हल कर लिया जाता है। हाँ, टाइम टेकिंग तो है भाई, बिल्कुल टाइम टेकिंग है। तो भैया 125 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन क्या चाहते हैं, देखो और टिक लगाओ। ठीक, यहां तो ये भी बोला था कि प्रसरण तुरंत बता दिए, 2 सदिशों का अंतर इकाई सदिश है तो कोण बता दिए, तो वहां तो नहीं बताए सर, 1 सेकंड का है, तो ऐसे हो जा रहा है, ये तो ऐसे हो जा रहा है। तो अरे तो 120 में 30 40 20 25 सवाल आपका टाइम टेकल भी रहेगा, 2 4 10 सवाल गलत करवाने वाला भी रहेगा, 50 60 क्वेश्चन क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मतलब आसान रहेगा हमारा। सारे क्वेश्चंस ना ऐसे तैसे तो नहीं थे। फिलहाल समझ गए या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। सब क्वेश्चन ट्रिकी भी नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चंस ट्रिकी भी तो नहीं रहेगा। 3 धनात्मक संख्याएं बढ़ती गुणोत्तर श्रेणी में है, इस गुणोत्तर श्रेणी की बीच वाली संख्या को 2 गुना कर दिया जाए, इस बीच वाली संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो वो एपी में बन जाता है, समांतर श्रेणी में बन जाता है। ठीक, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात क्या है, मतलब 3 नंबर जो में जीपी में है, 3 नंबर जो है हमारा वो जीपी में है। अब अगर बीच वाले नंबर में को दुगना कर दें, बीच वाले नंबर को दुगना कर दिया जाए हमारा, तब तीनों नंबर एपी बन जाता है, तब तीनों नंबर एपी बन जाता है हमारा। तो पूछ रहा है हमारा, तो पूछ रहा है आपका क्या कि उसका जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, जीपी का कॉमन रेशियो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। ये तो आसान सा, ये तो बता देंगे, बहुत बार किए होंगे आप। 10% नया पूछता है, लेकिन नया भी तो पूछेगा सवाल, सब दिखे दिखाए वाले थोड़ी पूछेंगे। तो क्या कह रहा है, जीपी कह रहा है, तो A/R, A और AR,
ये तो जीपी में 3 नंबर ऐसे ही तो लेते हैं। अब a बाई आर 2a और ए आर किस में कह रहा है, ए पी में कह रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 4a बराबर a बाई आर प्लस ए आर, यानी ए कट गया, 4r बराबर 1 प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 बराबर 0, तार का मान 4, 16 माइनस 4/2, तो 2 प्लस माइनस √3, 2, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इंक्रीजिंग है, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। इंक्रीजिंग कब रहता है, जब r की वैल्यू पॉजिटिव आया हमारा r का मान 2 प्लस √3 भी और r का मान 2 माइनस √3 भी हमारा, ठीक। लेकिन इंक्रीजिंग जीपी का रहा है, यहां लिख दिया है इंक्रीजिंग जीपी है, तो इंक्रीजिंग जीपी के लिए तो r का मान 1 से ज्यादा ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी। यहां नहीं कही तो गुरुजी फर्जी सवाल था, पिछले में सब चिल्लाने लगा, अरे सर क्या हो रहा है, इसमें नहीं कही तो झंडू बाम टाइप का सवाल था। चलिए क्लियर है, ये भी समझ गए सब लोग, ये भी सब लोग समझ गए। चलिए तो जय हिंद जय भारत, कल हम लोग मिलते हैं। कल आपको पूरा, कल रात 8 बजे से रहेगी इसकी क्लास, मंडे है कल। बाकी आपके बैचेस वगैरह सब चल रहे हैं, ये आपको भी पता है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। सबके लिए फाउंडेशन बैच है, टारगेट बैच है, रिकॉर्डेड बैच है और निःशुल्क भी है, एकलव्य बैच है हमारा, ठीक। आप कॉल कर सकते हैं किस पे, 96 28 95 92 37 पे आपका, ठीक। अभी जो इसका टेस्ट सीरीज में छूट है वो 2 दिन और रहना है, कल परसों के बाद फिर आराम से जो एक्चुअल फीस है वो लगना शुरू हो जाएगा आपका। चलिए बाकी जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम पे मिलता है भाई।